जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2 महीने के बाद 27 अप्रैल को आप लोग वीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चल रही होगी। देखिए, जो उसका सिलेबस है उसके ऊपर हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया हुआ है। अब पाठ्यक्रम पे डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको एक आइडिया ये मिलेगा कि किस तरीके से सारे टॉपिक्स को आपस में आपको जोड़ना है। चाहे वो आप स्कीम पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी तरीके से कोई भी स्रोत पढ़ रहे हो, वित्तीय स्रोत क्या है पंचायतों का, तो हर जगह आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं और उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ये जो टॉपिक है ये है आपका फाइनेंशियल सोर्सेस एंड एक्शन प्लान ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना। 10 नंबर का इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इस टॉपिक को जब आप पढ़ने जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो बाकी टॉपिक से भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप इसमें फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके संवैधानिक प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब आप उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे तो वो आपके बाकी के टॉपिक को जोड़ता हुआ नजर आएगा जो कि सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है। जब आप स्कीम को योजना पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत, तो फिर वो आपका जो गवर्नमेंट स्कीम का 20 नंबर का एक अलग से टॉपिक है उससे जुड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे टॉपिक्स को जोड़ते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि इनमें से कौन सा वो आइकॉनिक वीक है आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को एलोकेट किया गया था 2022 में। यानी 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित सप्ताह पंचायती राज मंत्रालय को आवंटित किया गया था। तो देखिए, बात क्या है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोगों ने अपनी 75वीं आज़ादी के वर्षगांठ पे मनाया था 2022 में। 1947 से 2022 के बीच में आप देखेंगे 75 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो इसमें हर एक हफ्ता किसी न किसी मंत्रालय को एलोकेट किया गया था, आवंटित किया गया था। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वीपीओ, उससे जुड़ा हुआ हमें पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज मंत्रालय को 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच सन 2022 में ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हफ्ता दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल। उसके बाद 24 अप्रैल को, जैसे कि हमें पता है कि पंचायती राज दिवस हर साल मनाया जाता है, नेशनल पंचायती राज डे। तो उसके बाद 11 से 17 अप्रैल पंचायती राज मंत्रालय को आवंटित किया गया था। उन्होंने अपने स्तर पे कार्य किया, जो भी उनकी योजनाएं हैं उसको बताया लोगों को। और उसके बाद जो अगला हफ्ता था 24 अप्रैल को, उसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि नेशनल पंचायती राज डे पर उसको मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। अगला सवाल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने 17 एसडीजी गोल्स को कितने ब्रॉड थीम्स में डिवाइड किया है ताकि एसडीजी गोल्स को ग्रास रूट लेवल पर, लोकल लेवल पर बेहतर ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। यानी पंचायती राज मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए 17 एसडीजी लक्ष्यों को कितने व्यापक विषयों में एकत्रित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो देखिए, ये यहाँ पर 9 थीम्स हैं इंग्लिश में और ये है हिंदी में। इंग्लिश में भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से वो 9 मुख्य विषय हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम लोग बोलते हैं एसडीजी गोल्स, उनको कहीं ना कहीं लोकलाइज करने के लिए, ग्रास रूट लेवल पर लागू करने के लिए उसको अलग अलग 9 थीम या विषय में तोड़ा गया है। तो जैसे पहला है कि गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाला गांव होना चाहिए, स्वस्थ गांव, हेल्दी विलेज होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज होना चाहिए, जल पर्याप्त गांव होना चाहिए, स्वच्छ एवं हरित गांव होना चाहिए, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा होना चाहिए, सामाजिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए वो गांव, सुशासन युक्त होना चाहिए वो गांव और महिला हितैषी पंचायत होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए, ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान ने एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जिसका नाम था हमारी योजना हमारा विकास, इसको लागू किया जा रहा है सभी ग्राम पंचायत में उत्तर प्रदेश में कौन से वर्ष में, वित्तीय वर्ष में। तो ग्राम पंचायत के समग्र एवं एकीकृत विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना, जिसे नाम दिया गया हमारी योजना हमारा विकास, इसे किस वित्तीय वर्ष से उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। तो ये सन 2015-16 वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ से भी सवाल बनता है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के कुल 5 चरण हैं।
यानी 5 स्टेज हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के। कभी कभी आपसे हो सकता है एक स्टेटमेंट में यही पूछ दिया जाए कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान या ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के कितने चरण हैं। तो कुल 5 चरण हैं। पहले चरण में क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में जो इन्वायरमेंट है आप उसको क्रिएट करेंगे, कहीं ना कहीं वातावरण का निर्माण करेंगे। वातावरण का निर्माण करने के बाद जो इकोसिस्टम है उसके एनालिसिस करेंगे, पारिस्थितिकी विश्लेषण। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटी सेटिंग ऑफ नीड्स या प्रॉब्लम्स। जब आप इकोसिस्टम तैयार कर लिए, वातावरण तैयार कर लिए, उसके एनालिसिस कर लिए, विश्लेषण कर लिए, तब आप ये समझने की कोशिश करेंगे, उसकी आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे। चौथा, जो आप ये देखेंगे कि अब जो संसाधन है ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए, संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास देखेंगे। पांचवा, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। वही पांचवें चरण में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की आपको आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के अगर आप समझेंगे, सबसे पहले किसी भी ग्राम पंचायत के विकास की योजना अगर आपको तैयार करनी है, पहले आप माहौल को बनाएंगे, वातावरण का निर्माण करेंगे। जब आप इकोसिस्टम क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे। इकोसिस्टम का एनालिसिस करने के बाद आप ये समझेंगे कि क्या ज़रूरतें हैं, उस गांव का विकास अगर हमें करना है तो उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या कमी है, ये तीसरे स्टेज में आप समझेंगे। चौथे स्टेज में तब आप प्लान बनाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपके पास क्या क्या संसाधन हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, उस गांव का विकास करने के लिए। उस हिसाब से आप उसके विकास का एक प्लान को ड्राफ्ट करेंगे, प्लान का निर्माण करेंगे। पांचवा स्टेज क्या होगा, तब जाके आपको अब उस संसाधनों को अगर पाना है, अगर आपको वहाँ पर पैसे खर्च करने हैं उस गांव के विकास के लिए, तब आपको तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ेगी, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सेक्शन है यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 का जिसके तहत ग्राम पंचायत हर साल एक डेवलपमेंट प्लान बनाएगा पंचायत एरिया के लिए, और उसे क्षेत्र पंचायत, जो उनके ऊपर क्षेत्र पंचायत होंगे, उन क्षेत्र पंचायत को वो प्लान बनाकर सबमिट कर देगा। यानी यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा के तहत एक ग्राम पंचायत हर साल पंचायत क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करेगी और इसे संबंधित क्षेत्र पंचायत को प्रस्तुत करेगी। तो ये सेक्शन 15 है, धारा 15 क के तहत ऐसा वो कर सकती है। अगला सवाल देखिए, अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, हाउ मच फंड हैड बीन ट्रांसफर टू उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द टाइम पीरियड फ्रॉम 2015-16 टू 2019-20? यानी 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2015-16 से 2019-20 की समय अवधि में उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है। तो ये कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है, इन 5 सालों की सिफारिश वाले जो समय अवधि था 14वें वित्त आयोग के कहने पर, वो की गई है 35,775 करोड़ रुपए की। अगला सवाल देखिए, 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पे उत्तर प्रदेश को कितने फंड्स हर ग्राम पंचायत के लिए मिले हैं मनरेगा फंड के तहत। यानी 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यूपी को मनरेगा निधि योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को हर साल कितनी धनराशि मिलती थी। तो ये 10 लाख रुपए मिलता था, इसको ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो किस स्तर पर तैयार किया जाता है, ये सवाल है। यानी ग्राम पंचायत विकास योजना किस स्तर पर तैयार की जाएगी, तो वो पूर्णतः कंप्लीटली ग्राम पंचायत के स्तर पर तैयार की जाएगी, पूर्णतः ग्राम पंचायत के स्तर पर इसको बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, किसी भी ग्राम पंचायत को अगर टेक्निकल सपोर्ट देना होगा तो एक क्लस्टर का निर्माण करना होगा जिसमें कितने ग्राम पंचायतों का एक समूह होगा जिसे आप सिंगल कोऑर्डिनेटिंग यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। यानी ग्राम पंचायत को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कितने ग्राम पंचायत समूहों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा जो एकल समन्वय इकाई के रूप में काम करेगा। आप अगर देखेंगे राष्ट्रीय ग्राम, जो आप देखेंगे कि जो भी ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत कोई भी योजना चल रही है सरकार की, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी अगर आप देखेंगे, आरजीएसए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसमें भी आप देखेंगे तो एक क्लस्टर बनाने की बात की गई है ताकि आप बेहतर तरीके से टेक्निकल सपोर्ट दे पाएँ, तकनीकी सहयोग दे पाएँ ग्राम पंचायतों को। तो उसमें भी कहा गया है कि 10 गांवों को मिलाकर एक समूह तैयार करिए
और वो एक क्लस्टर होगा जहाँ पर डायरेक्ट एक अधिकारी जिला अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वो वहाँ पर कहीं ना कहीं विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे होंगे, उनकी कमियों को देख रहे होंगे, दूर कर रहे होंगे, वहाँ पर कैसे स्कीम को लागू किया जा रहा है उन चीज़ों को देख रहे होंगे। तो 10 गांवों को मिलाकर एक क्लस्टर का निर्माण करने की बात की गई है। एक ऑफिसर इंचार्ज अपॉइंट किया जाएगा हर एक क्लस्टर पे, जो भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। तो ये 10 गांवों को मिलाकर तकनीकी सहयोग आपको देना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हो चाहे किसी भी तरीके से गांवों के समूह को अगर आपको तकनीकी सपोर्ट देना है, तकनीकी सहयोग देना है, तो 10 गांवों को मिलाकर एक आपने क्लस्टर बना लिया। अब ये जो क्लस्टर है, इस पर एक अधिकारी की नियुक्ति होगी। सवाल यही है कि 10 गांवों वाले प्रत्येक क्लस्टर पर एक प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी बी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी के द्वारा। अगला सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ से संवैधानिक प्रावधान भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक हमारा जो है उसमें वित्त आयोग, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो चाहे राज्य वित्त आयोग हो, दोनों के बारे में बोला गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन फॉर्म फाइनेंस कमीशन एवरी 5th ईयर और इवन अर्लियर एज ही कंसिडर्स नेसेसरी? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष या उससे भी पहले, जब वह आवश्यक समझे, वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं? तो वो करेंगे आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 के तहत। अगला सवाल देखिए। जो ये वित्त आयोग होगा, फाइनेंस कमीशन, इसमें एक तो चेयरमैन होंगे और बाकी कितने मेंबर्स होंगे जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं तथा कितने अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो 4 और सदस्य होंगे वित्त आयोग में जो कि राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान दीजिएगा। पार्लियामेंट ने कौन सा अधिनियम बनाया है जिससे फाइनेंस कमीशन के अंदर काम कर रहे लोगों की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, उनकी सर्विस कंडीशंस और पावर्स निर्धारित होती हैं? देखिए, संविधान ने सीधा सीधा प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। इसमें संविधान ने मतलब ये चीज़ बताया ही नहीं है कि फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग होगा उनके मेंबर्स का क्या क्वालिफिकेशन होगा, उनके मेंबर्स की सेवा नियमावली क्या होगी जब भी वो कार्य करेंगे। ये उन्होंने संसद पर छोड़ दिया और संसद को बोला कि आप कानून बनाकर वित्त आयोग की बाकी ज़रूरतों को उसको पूरा करिए, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, या फिर उसमें जो लोग काम कर रहे होंगे, जो उनके सदस्य होंगे, जो चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनका क्या जॉब ज्वाइन करने के बाद, सर्विस ज्वाइन करने के बाद सेवा नियमावली होगा, वो सब आप निर्धारित करिए। तो संसद ने वित्त आयोग की योग्यता मानदंड, सेवा शर्तों और शक्तियों का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम बनाया जिसका नाम था फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951, यानी वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951। तो यहाँ तक आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और हाँ, इसमें कुछ हम लोग पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे अच्छे से और आगे की चीज़ों को देखेंगे। संविधान में तो ये देखिए, यहाँ लिखा है कि संविधान ने संसद को वित्त आयोग की सदस्यता, जो भी सदस्य हैं उनकी योग्यता निर्धारित करने और उनका चयन कैसे किया जाए या निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया है। किसने? संविधान ने। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेंबर्स और चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के, वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यानी सदस्य एवं अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बार वित्त आयोग का चेयरमैन बन गए, अध्यक्ष बन गए या सदस्य बन गए, मेंबर बन गए, तो वो दोबारा से अगले वित्त आयोग के चेयरमैन या मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक रिवीजन करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।